गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10 विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हम कक्षा 10 का पाठ नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन के बारे में हमने अम्ल और क्षार के सामान्य गुणों के बारे में अध्ययन किया था। उससे आगे आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले लवण, थोड़ा सा लवण के बारे में बात करते हैं कि लवण किसे कहते हैं। लवण साल्ट की जहां बात आती है, लवण का निर्माण कैसे होता है, तो अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया करवाई जाती है तो किसका निर्माण होता है, लवण का, और साथ में बनता है जल। तो हाँ, अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है, जल का, और साथ में क्या बनता है, लवण बनता है। यहां उदाहरण देखें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रो HCl क्या है, अम्ल है, NaOH क्या है, क्षार है। जब इन दोनों की आपस में अभिक्रिया होगी तो सोडियम क्लोराइड लवण बनेगा और साथ में बनता है जल। तो अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होती है तो किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। और उदाहरण देख सकते हो आप, HCl प्लस NH4OH यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है और साथ में क्या बनता है, जल बनता है। तो लवण का निर्माण कैसे होता है, आपने यहाँ देखा है, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके साथ में एक छोटा सा बिंदु आपकी किताब में दिया हुआ है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नाम है क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन है जल। क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, देखिए पहले इसकी परिभाषा देखिए कि क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं। लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणु की निश्चित संख्या क्या कहलाती है, क्रिस्टलन जल कहलाती है। जैसे उदाहरण में देखो, सोडियम कार्बोनेट में कितने अणु जल के उपस्थित हैं, 10 अणु जल के उपस्थित होते हैं। तो क्रिस्टलन जल की अभी हमने परिभाषा देखी है कि लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित निश्चित जल के अणु की संख्या क्या कहलाती है, क्रिस्टलन जल कहलाती है। तो यहाँ निश्चित, इस लवण के इकाई सूत्र में निश्चित जल के अणु की संख्या है कितनी, 10। तो ये क्या कहलाएगा, क्रिस्टलन जल। सोडियम कार्बोनेट में क्रिस्टलन जल की संख्या कितनी है, 10 अणु। ऐसे ही हम एक उदाहरण देखें, फिटकरी K2SO4.Al2SO4 का होल प्राइस जो 24 अणु क्या किसके होते हैं, जल के होते हैं। किसका सूत्र है ये, फिटकरी का। किसका सूत्र है, फिटकरी का। तो फिटकरी का सूत्र भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कई बार कि फिटकरी का सूत्र लिखिए। तो फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4.Al2SO4 का होल प्राइस, और कितने अणु जल के उपस्थित है उसमें, 24 अणु जल के उपस्थिति है। ये 24 अणु जल के क्या है, क्रिस्टलन जल है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, क्रिस्टलन जल पढ़ रहे हैं। मैंने अभी बताया सोडियम कार्बोनेट में कितने अणु जल के थे, 10। तो ये 10 अणु क्या थे, क्रिस्टलन जल। यहाँ 24 अणु क्रिस्टलन जल। ऐसे ही हम जिप्सम का उदाहरण ले लें। कैल्शियम सल्फेट के अंदर जो है 2 अणु किसके उपस्थित होते हैं, जल के उपस्थित होते हैं। इसका सूत्र है जिप्सम का। इसका सूत्र है जिप्सम का। तो जिप्सम के अंदर कितने अणु जल के उपस्थित हैं, 2 अणु जल के उपस्थित है। तो ये 3 मैंने यहाँ पर जो सूत्र लिखे हैं उन तीनों के अंदर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि सोडियम कार्बोनेट में 10 अणु जल के हैं, फिटकरी के सूत्र में 24 अणु जल के हैं, और जिप्सम के सूत्र में 2 अणु जल के हैं। तो ये निश्चित संख्या है इन जल के अणु की, इन्हें क्या कहा जाता है, क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो यहाँ पहले हमने क्या देखा, लवण, और उसके बाद में क्रिस्टलन जल। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अम्ल और क्षार की कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार परिभाषाएं। हमने वीडियो, जो पिछला वीडियो था उसमें हमने देखा था अम्ल और क्षार के बारे में, उनके सामान्य गुण। पहला गुण हमने पढ़ा था जिसमें ये था, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। सभी पदार्थों को हम चख करके उनका पता नहीं लगा सकते हैं कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार। क्यों, क्योंकि अम्ल और क्षार वैसे भी हो सकते हैं, इनको चखने से मुंह भी जल सकता है, इसलिए सही से उनका पता नहीं चलता है। इसलिए कुछ वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने अपने अनुसार इनकी परिभाषाएं दी है। पहले वैज्ञानिक की बात करूं मैं तो कौन था, ऑरेनियस
संकल्पना। तो ओरेनियस संकल्पना के अनुसार अम्ल और क्षार की बात करेंगे ओरेनियस के अनुसार। तो ओरेनियस संकल्पना में ओरेनियस ने अम्ल और क्षार को किस तरह से समझाया है। सबसे पहले बात करें अम्ल। ओरेनियस के अनुसार अम्ल कौन से होंगे। अम्ल वो होंगे जो जलीय विलयन में क्या प्रदान करते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं। कौन से आयन प्रदान करते हैं, H+ आयन प्रदान करते हैं। ओरेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण देखें, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उदाहरण है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में घोलते हैं तो H+ और Cl- दो भागों में टूट जाता है। तो ये अपने जलीय विलयन में कौन सा आयन दे रहा है, H+, इसलिए ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल भी H+ आयन देगा और SO4 तो ये दोनों होंगे यहाँ। तो इस प्रकार से देखिए दोनों ही उदाहरणों में अच्छे से दिखाई दे रहा है कि जो पदार्थ अपने जलीय विलयन में क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। किसके अनुसार, ओरेनियस के अनुसार। और उदाहरण देख सकते हैं, जैसे नाइट्रिक अम्ल की बात करूं HNO3, इसमें भी H+ आयन और NO3-। तो यहाँ भी देखिए सभी उदाहरणों के अंदर हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है कि ये अपने जलीय विलयन में जो पदार्थ H+ आयन देता है वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। दूसरा, ओरेनियस के अनुसार क्षार किसे कहते हैं। ओरेनियस के अनुसार क्षार होते हैं अपने जलीय विलयन में क्या करते हैं, जलीय विलयन में OH- आयन प्रदान करते हैं। कौन से आयन प्रदान करेंगे, OH- आयन। तो जो OH- आयन अपने जलीय विलयन में प्रदान करते हैं वो ओरेनियस के अनुसार क्या कहलाएंगे, क्षार। और जो अपने जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं वो क्या कहलाएंगे, अम्ल। यहाँ भी इसका उदाहरण देख सकते हैं आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन के अंदर Na+ और OH-। देखिए OH- आयन प्रदान कर रहे हैं। और उदाहरण देख लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K+ और OH-। जितने भी उदाहरण हम लेंगे ओरेनियस के अनुसार वो अपने जलीय विलयन के अंदर क्षार क्या करेंगे, OH- आयन प्रदान करते हैं। और जल क्या करेगा, अम्ल क्या करेगा, अपने जलीय विलयन के अंदर H+ आयन प्रदान करता है। तो ये बात किसके अनुसार थी, अम्ल और क्षार की परिभाषाएं किसके अनुसार थी, ओरेनियस के अनुसार। अब एक चीज यहाँ पर और देखनी है, इस अम्ल में, अम्ल के अंदर जो ये H+ आयन बनता है, यानी हाइड्रोजन आयन जो बनता है, ये अत्यंत क्रियाशील होता है और जल में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। तो फिर क्या करता है, ये जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेता है। जैसे अम्ल में बना हुआ H+ आयन जल के अंदर अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण जल के अणु से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन के रूप में उपस्थित होता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा, कि पूछ लिया जाता है कि अम्ल के अंदर जो H+ आयन जल में मुक्त होता है वो जल में किस रूप में उपस्थित होता है। तो किस रूप में उपस्थित होता है, हाइड्रोनियम आयन के रूप में उपस्थित होता है, क्योंकि अत्यंत क्रियाशील है, जो जल से क्रिया करके क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ हमने किसको देखा है, अम्ल और क्षार को किसके अनुसार, ओरेनियस के अनुसार। अब दूसरी संकल्पना हम पढ़ेंगे दूसरे वैज्ञानिक की, उन्होंने क्या कहा था। दूसरे वैज्ञानिक है ब्रांस्टेड लोरी, इनके अनुसार पढ़ेंगे, ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार पढ़ेंगे। तो दूसरा वैज्ञानिक है ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना, किसकी, अम्ल और क्षार की, अम्ल व क्षार की ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना। इसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि अम्ल तो वो पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटॉन देता है। अम्ल कौन से पदार्थ होते हैं, जो प्रोटॉन देता है। और क्षार किसे कहते हैं, जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। किसके अनुसार, ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार। किसकी परिभाषा है, अम्ल और क्षार की। अम्ल कौन होता है, जो प्रोटॉन देता है, और क्षार कौन सा होता है, जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। उदाहरण के द्वारा समझें, Ha+B
क्या बनेगा ए माइनस प्लस एच बी। ठीक है, तो यहां देखिए प्रोटॉन कौन दे रहा है, एच ए प्रोटॉन दे रहा है, इसलिए जो प्रोटॉन देता है वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। यहाँ बी क्या कर रहा है, वापस से प्रोटॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक है, तो ब्रांस्टेड-लोरी ने कहा कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन देता है और क्षार वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। साथ में ही इन्होंने क्या किया था, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार की संकल्पना भी दी थी। तो इस अम्ल का संयुग्मी क्षार कौन सा बनेगा, ये अम्ल का संयुग्मी क्षार बनेगा ये वाला A-। तो इसको क्या कहते हैं, संयुग्मी क्षार। और इस क्षार से संयुग्मी अम्ल ये बन रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, संयुग्मी अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो ब्रांस्टेड-लोरी की संकल्पना हमने यहाँ देखी है। इन्होंने क्या किया था, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार की परिभाषाएं दी थी, जो यहाँ हमने इस उदाहरण की सहायता से यहाँ समझा है। और उदाहरण ले लें इसका, उदाहरण ले लें जैसे जल की अभिक्रिया में करवा दूं अमोनिया गैस के साथ, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, NH4 प्लस और OH माइनस। ये जैसे एग्जाम में आपको ऐसा समीकरण दिया हुआ है और आपसे पूछ लिया जाए कि इस समीकरण में आपको ये बताना है अम्ल कौन सा है और क्षार कौन सा है। ये तभी बता पाएंगे जब हमें ब्रांस्टेड-लोरी के अनुसार ये पता होगा कि प्रोटॉन देने वाला तो क्या कहलाता है, अम्ल, और प्रोटॉन ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है, क्षार। तो यहाँ जल क्या कर रहा है, प्रोटॉन दे रहा है, ये तो क्या कर रहा है, प्रोटॉन देता है। ठीक है, और अमोनिया क्या कर रहा है, प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है। तो ये क्या करता है, प्रोटॉन लेता है या ग्रहण करता है। ठीक है, तो दो चीजें हमने यहाँ देखी, जो प्रोटॉन देता है वो तो क्या कहलाता है, जो प्रोटॉन देता है क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। तो जल तो यहाँ क्या हो गया, अम्ल, और जो प्रोटॉन लेता है या ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, क्षार। तो अमोनिया क्या हो गई यहाँ, क्षार। ठीक है, प्रोटॉन देकर अम्ल किसमें परिवर्तित हो जाता है, संयुग्मी क्षार में। तो ये OH माइनस क्या हो गया, संयुग्मी क्षार। और प्रोटॉन ग्रहण करके अमोनिया माइन में परिवर्तित हो गई, तो ये क्या कहलाता है, संयुग्मी अम्ल। क्या कहलाता है, संयुग्मी अम्ल। तो ब्रांस्टेड-लोरी के अनुसार हमने ये देखा है कि अम्ल और क्षार की परिभाषाएं, और यहाँ मैंने आपको ये उदाहरण भी दिया है। ठीक है, ये दो वैज्ञानिक हो गए, पहले ऑरेनियस और दूसरा कौन सा पढ़ा हमने, ब्रांस्टेड-लोरी। नेक्स्ट बात हम करें तो एक और वैज्ञानिक है, उनका नाम है लुईस। तो लुईस की संकल्पना देखेंगे कि लुईस के अनुसार अम्ल और क्षार किस प्रकार से होते हैं। लुईस के अनुसार, तो लुईस संकल्पना, लुईस है संकल्पना, लुईस संकल्पना। लुईस ने क्या कहा, लुईस ने यह कहा कि अम्ल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, और क्षार किसे कहा इन्होंने, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। हाँ, लुईस संकल्पना हमने अभी जो पहले दो संकल्पनाएं पढ़ी है उससे बिल्कुल विपरीत है। वहां देखिए जो प्रोटॉन देता था वो क्या था, अम्ल, और जो प्रोटॉन ग्रहण कर रहा था वो क्या था, क्षार। यहाँ देखो अम्ल में ये इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, और क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर रहा है, दे रहा है। इसलिए अम्ल किसे कहेंगे, लुईस के अनुसार वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो तो क्या कहलाते हैं, अम्ल। और क्षार किसे कहते हैं, लुईस के अनुसार वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं, देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। यहां उदाहरण देखें, BF3 प्लस NH3, अमोनिया का उदाहरण लेंगे। इस अमोनिया के पास में एक लोन पेयर है, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म है देने के लिए। क्या बनेगा, इस F को मैं इधर भी लिख सकता हूं, F3B और NH3। अमोनिया और BF3 के बीच में खूब सहसंयोजक बंध बना है,
ये उपसैंस में जो बंध जो बना है वो किसके द्वारा बना है, अमोनिया ने अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे दिया है। तो हमें पता ये लगाना है इनमें से अम्ल कौन सा है और क्षार कौन सा है, किसके अनुसार, लुईस के अनुसार। तो यहाँ हमने देख रखा है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन कर रहा है, Bh3, तो ये तो क्या हो गया अम्ल, और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए ये क्या हो गया क्षार हो गया। किसके अनुसार, लुईस के अनुसार। तो तीन परिभाषाएं हमने देखी है, पहले ओरेनियस की, उसके बाद में ब्रांस्टेड लोरी की, और उसके बाद में जो है हमने लुईस संकल्पना यहाँ पढ़ी है। ठीक है, तो लुईस संकल्पना में वो सभी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं या ऋणावेशित होते हैं या जिनके पास में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट होता है देने के लिए, वो तो क्या कहलाते हैं, क्षार। और इलेक्ट्रॉन की जिसमें कमी होगी, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है या धनावेशित वाले परमाणु या आयन, वो सभी क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा है, सबसे पहले मैंने लवण बताया, उसके बाद में क्रिस्टलन जल, और उसके बाद में तीन वैज्ञानिकों के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः आएंगे जिसके अंदर अम्ल और क्षार के सामान्य गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।